हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसॉल्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी और एफ ब्लॉक के चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये चैप्टर काफी छोटे हैं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर आपका छोटा है तो इसमें क्वेश्चंस भी कम आते हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे छोटे क्वेश्चंस का, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो 2 नंबर में आते हैं। अक्सर 5 नंबर का सवाल इससे आता ही नहीं है। जितने भी 2 नंबर के सवाल आते हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? संक्रमण तत्व जो है वो अधिकांश संक्रमण तत्व आपके रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व की अगर बात करो तो संक्रमण तत्व वो तत्व होते हैं जिस परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाए। जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाएगा, तो वैसे एलिमेंट को आप बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। क्लियर? अब यहां से बात कर लो क्वेश्चंस की। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्यों? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सही बात है ना? डी ब्लॉक की जो भी एलिमेंट होंगे वो कौन सा तत्व कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व को आप संक्रमण तत्व के नाम से जानोगे। और डी ऑर्बिटल के अधिकांश तत्व मैक्सिमम डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम डी ऑर्बिटल के एलिमेंट में अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, यानी उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं, अधिकांश डी ऑर्बिटल का जो एलिमेंट होता है उसमें डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ नहीं होता, अपूर्ण होता है। किसी में 1 खाली, किसी में 4 खाली, किसी में 5 खाली, है ना? तो इस तरह से अपूर्ण होता है तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। जब उसके डी ऑर्बिटल अपूर्ण होंगे, पूरी तरह भरे हुए नहीं होंगे, तब उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो बिना जोड़ा का है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे बात कर लो, यहाँ पे ये है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में टोटल ऑर्बिटल की संख्या होती है 5। क्लियर? 1 2 3 4 5। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ना, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा सिंगल सिंगल। पहले कैसे कैसे भराएगा? सिंगल, उसके बाद कैसे भराएगा? डबल। ठीक है? इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन भर गया। जब इसका विन्यास लिखोगे तो मान लो किसी एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में 10 का 10 इलेक्ट्रॉन भर गया, तो उसमें अपूर्ण कक्षक नहीं होगा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर मान लो कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा और आ गया लास्ट में 3d5, तो इसमें 3d5 क्या करोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन बारी बारी से भराएगा। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन फुल होंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अगर किसी में लास्ट में 6 आ गया तो 1 2 3 4 5 यहां से भर दो 6। तो तब कितने ऑर्बिटल यहाँ पे अपूर्ण होंगे? खाली कितने होंगे? 4 खाली होंगे, मतलब आधे भरे होंगे। तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। इसी को बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो उस परमाणु के ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल यानी अधूरा रह जाए, यानी अपूर्ण हो जाए। जितनी ऑर्बिटल अपूर्ण होती है उतना ही वो क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो डी ऑर्बिटल में अधिकांश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है और इसी उपस्थिति के कारण ये जो संक्रमण तत्व है ये रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। इसी डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, है ना, इसी डी ऑर्बिटल के अपूर्ण होने के कारण अधिकांश संक्रमण तत्व क्या बनाएंगे? रंगीन लवण यौगिक का निर्माण करेंगे। क्लियर है बातें? यहां से एक सवाल ये भी आता है। 4 ऑप्शन आपके देंगे ऑब्जेक्टिव में, उसमें से पूछे जाएंगे कि आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा आयन है निम्न में से कि उसमें से जो रंगहीन लवण बनाएगा, रंगहीन आयन का निर्माण करेगा। तो रंगहीन बनाने का मतलब है कि उस चारों में से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना। आप जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर लिखने के दौरान जिसके डी ऑर्बिटल पूरी तरह भर जाएंगे, यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित नहीं रहेगी, वो सारे के सारे कैसे बनाएंगे? रंगीन बनाएंगे। और बाकी के सारे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रेजेंट होगी वो रंगीन बनाएगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रंगहीन बनाएगा। क्लियर है बातें? अगला सवाल पे आ जाइए। संक्रमण तत्वों में परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्यों? अधिकांश संक्रमण तत्व की अगर बात करो तो सबका एक ही फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता, चेंज होते रहता है। अलग अलग कंपाउंड के साथ उसके अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ऐसा क्यों होता है? जब संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तब उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 सेलों में पाया जाएगा। अब जैसे मान लो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हो 21 होता है,
इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s1 3d2, ठीक है, 4s2 3d1, सॉरी 4s2 3d1। तो इसके चौथे सेल में भी इलेक्ट्रॉन चला गया और तीसरे सेल में भी इलेक्ट्रॉन गया। तब इसको आप बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो कि दो उपकोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन शामिल होता है, जिसके कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो परिवर्तनशील होता है, कोई फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता, ठीक है। तो संक्रमण तत्वों की डी ऑर्बिटल में अधिकांश इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, सही बात। संक्रमण तत्वों की अगर बात करो तो इसमें डी ऑर्बिटल का अधिकांश इलेक्ट्रॉन होता है जो अयुग्मित होता है, तथा डी ऑर्बिटल में संयोजी इलेक्ट्रॉन के दो उपकोष पाए जाते हैं। जब डी ऑर्बिटल का विन्यास लिखोगे तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के दो उपकोष पाए जाएंगे और इसी के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होगी वो परिवर्तनशील होगी। क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों? चांदी की बात करो, चांदी विद्युत धारा का प्रवाह करता है, सोना भी करता है, कॉपर भी करता है, एल्युमिनियम भी करता है, आयरन भी करता है, निकल भी करता है, कोबाल्ट भी करता है, सारा करते हैं। लेकिन इन सारे में चांदी ही सबसे अच्छा विद्युत धारा का चालक माना जाता है, ऐसा क्यों? एल्युमिनियम से भी अच्छा, कॉपर से भी अच्छा, लेकिन हम लोग चांदी का इस्तेमाल नहीं करते, कॉपर या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। चांदी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि चांदी कॉस्टली मिलता है और कोई दूसरी बात नहीं है, इसलिए चांदी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपर का या तो फिर एल्युमिनियम का। तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, क्यों? देखो, चांदी विद्युत और उष्मा दोनों का अच्छा चालक होगा, विद्युत का भी और उष्मा का भी। तो चांदी विद्युत एवं उष्मा का अच्छा चालक होता है। चांदी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो चांदी में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन अन्य तत्वों की तुलना में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होता है। जो चांदी में इलेक्ट्रॉन होंगे वो अन्य एलिमेंट की तुलना में चांदी के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कभी भी कहीं भी कर सकता है, वो फ्री होता है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने का रूल ये आपको अप्लाई करना, वो आपको अप्लाई करना, कुछ नहीं। चांदी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उसी के कारण वो विद्युत धारा का सबसे बढ़िया चालक माना जाता है। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है, क्यों? ये मेन पॉइंट है। चांदी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अन्य तत्वों की तुलना में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होता है, अतः यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्लियर है बातें? इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चंस पे आ जाइए। संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व ही होते हैं। संक्रमण श्रेणी की बात करो तो संक्रमण श्रेणी होता है 3D संक्रमण श्रेणी, 4D, 5D, 6D। लेकिन अपन 3D, 4D, 5D ये इसका डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। तो 3D संक्रमण श्रेणी हो या 4D संक्रमण श्रेणी हो या 5D संक्रमण श्रेणी हो, किसी भी संक्रमण श्रेणी की बात करो तो 10 एलिमेंट से ज्यादा किसी में नहीं होता, 10 से ज्यादा कभी नहीं होता। तो यही आपको बताना है कि किसी एक संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व ही होते हैं, ऐसा क्यों? तो संक्रमण श्रेणी की अगर बात करो तो संक्रमण श्रेणी का तत्व वही तत्व कहलाएगा जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। जब किसी परमाणु का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाए तब उसको बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। तो उसी संक्रमण धातु यानी संक्रमण तत्व में केवल 10 तत्व ही पाए जाते हैं किसी भी श्रेणी में, ऐसा क्यों? तो अगर बात कर लो, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हो तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप भरते हो? 10 भरते हो ना, 10 से ज्यादा नहीं भरते हो। तो जब उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और वही वजह है कि संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व पाए जाते हैं। किसी भी डी ऑर्बिटल में अधिकांश इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, डी ऑर्बिटल में अधिकांश इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, और उसी के कारण किसी एक संक्रमण श्रेणी की बात करो तो उस संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व ही पाए जाते हैं। तो संक्रमण श्रेणी के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, बिल्कुल सही बात। अब डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, अतः इसके प्रत्येक श्रेणी में केवल 10 तत्व ही होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में क्या होंगे? केवल 10 तत्व होंगे। अब 3D संक्रमण श्रेणी की बात करो। 3D संक्रमण श्रेणी को आप क्या बोलोगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसका एक और नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसको आप क्या बोलोगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोलोगे। और 3D संक्रमण श्रेणी स्टार्ट कहां से होगा? स्कैंडियम से शुरू होगा और जिंक तक जाके खत्म होगा। स्कैंडियम 21 से लेके 30 तक, स्कैंडियम से जिंक तक। 4D संक्रमण श्रेणी को आप बोलोगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या बोलोगे इसको? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कहां कहां से शुरू होगा एलिमेंट?
द्वितीय संक्रमण श्रेणी में यट्रियम से शुरू होंगे और कैडमियम तक जाके समाप्त होंगे। 5D संक्रमण श्रेणी को आप बोलोगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। 5D को क्या बोलोगे? तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसमें जो एलिमेंट होगा लैंथेनम से शुरू होगा और Hg तक जाके समाप्त होगा। तो ये आपके इसमें भी 10 एलिमेंट, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ये 3D संक्रमण श्रेणी, ये 4D और ये 5D संक्रमण श्रेणी। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जामिनेशंस में पूछे तो आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएगा कि 3D संक्रमण श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का निम्न में से कौन सा एक तत्व है। यह सवाल इसमें दे देगा, 4 एलिमेंट का आपको ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कि आप ये बताओ कि इसमें से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो स्कैंडियम से जिंक तक याद रखना, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये सारे के सारे आपके 3D संक्रमण श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है उसको हम देख लेंगे इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अमोनिया गैस का क्रमशः जलीय कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ प्रतिक्रिया लिखो। यानी अमोनिया को अभिक्रिया करवा देना है। किसके साथ अभिक्रिया बताना है? ये रहा आपका अमोनिया। अमोनिया को अभिक्रिया करवा देना है कॉपर सल्फेट यानी जलीय कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 के साथ अभिक्रिया करवा दो। अमोनिया को जब जलीय कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा दोगे तो रिएक्शन क्या बन जाएगा? रिएक्शन आपको लिखना है। तो एक संकुल यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? संकुल यौगिक। संकुल यौगिक में देखो क्या होगा, ये कॉपर बाहर निकलेंगे, है ना। कॉपर के साथ क्या आएगा? यहाँ पे अमोनिया बन के आएगा NH3 का होल 4। क्लियर? NH3 का होल 4 बन के आएगा और साथ में यहाँ से SO4 बाहर निकल जाएंगे। तो ये बन गया आपका CuNH3 का होल 4। समीकरण को बैलेंस आप कर लो तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये तो पहला बन गया। अब अमोनिया को क्या करना है? AgNO3 के घोल में इसका नाम लिखना है। अमोनिया को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब इसको क्या करो? इसका भी नामांकरण कर दो, ये संकुल यौगिक बना दो। संकुल यौगिक बनाओगे तो ये आ जाएगा Ag आपका सेंट्रल एटम है ना, और Ag के साथ आ जाएगा NH3 का होल 2, NH3 का होल 2 और साथ में यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा? NO3। अब समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका नामांकरण भी आप कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा? देखो, इसका नाम होगा टेट्रा एमिनो कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2। उसके बाद टेट्रा एमिनो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2। उसके बाद सल्फेट। इसका नाम डाई एमिनो। Ag का नाम क्या होगा? सिल्वर। इसका ऑक्सीडेशन संख्या 1। उसके बाद नाइट्रेट। डाई एमिनो सिल्वर 1 नाइट्रेट। तो जब अमोनिया गैस को हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो टेट्रा एमिनो कॉपर 2 सल्फेट का निर्माण होता है, संकुल यौगिक है। और जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो डाई एमिनो सिल्वर 1 नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से रिएक्शन है तो बना सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन आएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक और चीजें बताना होगा, साथ में चुंबकीय अघूर्ण बताना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। क्या बताना होगा? चुंबकीय अघूर्ण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए चुंबकीय अघूर्ण आपको बताना है। अब यहां से देख लो क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल लेके देख लेंगे, बातें समझ में आ जाएगी, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, आसान हो जाएगा। अब यहां से मान लो कि ये आपके पास दे दे क्रोमियम 2+। क्या दे दे? क्रोमियम 2+ का चुंबकीय अघूर्ण बताना है। तो सबसे पहले आप क्रोमियम 2+ का विन्यास लिख लो। तो विन्यास इसका क्या होगा? क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। तो जब 24 का विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आ जाएगा 3d 4s1 और 3d 5। ये आ जाएगा क्रोमियम का विन्यास। अगर सिर्फ क्रोमियम का लिखना तो ये क्रोमियम का विन्यास।
क्रोमियम 2+ का लिखना है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो आ जाएगा 3d4। अब 3d4 में ये d में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन भरे हैं 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब इसमें बात कर लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4, क्योंकि इसके 4 ऑर्बिटल खाली हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4। अगर आपको चुंबकीय घूर्णन बताना है, चुंबकीय अघूर्ण, चुंबकीय अघूर्ण, चुंबकीय घूर्णन का फॉर्मूला होता है √n × n+2। क्या होता है? n × n+2, जहां पे n बराबर है, n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तब यहां से वैल्यू रख सकते हो √n × n+2, 4 है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 × 4+2 यानी कितना आ जाएगा? 4 × 6 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 24। जब इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 4.89। ठीक है, तो ये आपका चुंबकीय गुण हो गया। एक क्वेश्चन इससे भी आता है, एक और क्वेश्चन कर लो। मैग्नीज 2+, एक और क्वेश्चन, मैग्नीज 2+ का आपको चुंबकीय घूर्ण निकालना है। तो जब इसका विन्यास लिखोगे आप, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d5 4s2। अब यहां से 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके। अब 3d5 को इस तरह से आप लिख सकते हो, आर्गन और 3d5 लिख सकते हो ना। 18 और 5 23, 25 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? डी ऑर्बिटल में 5 भरे तो 5 खाली होंगे, तो 5 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका आप निकाल लो √n × n+2। क्लियर है? जहां पे n बराबर 5, तो यह आ जाएगा 5 × 5 × 2 7 बराबर √35। √35 को आप क्या लिखोगे? 5.92। ठीक है, ये चुंबकीय अघूर्ण आता है आपके ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कभी कभी 2 नंबर में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो ये डी और एफ ब्लॉक का बड़ा ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले का हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप इसको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।